नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कौशल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ब्रेकिंग कोड्स पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मीन, मीडियन और मोड के बारे में। तो आइए विदाउट एनी डिले शुरू करें। तो दोस्तों बात करें अगर मीन, मीडियन, मोड की, तो क्योंकि ये टॉपिक हमारे स्टैटिस्टिक यानी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की श्रृंखला में से लिया गया है और अगर आप भी कोई प्रोफेशनल हैं जो कि एमएनसीज आईटीज में काम करते हैं या फिर आप स्टूडेंट्स हैं लाइक से 9th 10th या अपर क्लासेस में और स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। इसीलिए इसको प्लीज़ इम्पॉर्टेंट समझ के ध्यान से देखिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि मीन, मीडियन, मोड ये मेजर्स हैं सेंटर ऑफ टेंडेंसी नापने के लिए। हमने अपने पुराने वीडियो में बात करी थी डेटा के सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन्स के बारे में। आज हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी को और जानकारी के साथ पढ़ने जा रहे हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। It's a measure that describe a data set by identifying the central or ideal most value by a single number। यानी कि अगर आपके पास एक रॉ डेटा है और उस डेटा का एक सिंगल वैल्यू या एक सिंगल नंबर से आप ये जानना चाहते हैं कि सेंटर कहाँ पे लाई करता है, तो ये हमें बताता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज अ सिंगल नंबर ऑफ वैल्यू विच कैन बी कंसिडर्ड टिपिकल इन अ सेट ऑफ डेटा एज अ होल। यानी कि किसी एक डेटा के अंदर में एक नंबर, एक ऐसा नंबर होगा जो उसका सेंटर बताता है और टिपिकल वैल्यू यानी ऐसी वैल्यू जो बार बार आती है, रिपीटेड होती है, सेंटर ऑफ पॉइंट होती है, उसको हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जानते हैं। इट इज अ सिंगल वैल्यू दैट हेल्प्स टू डिस्क्राइब द डेटा। क्योंकि एक सिंगल वैल्यू है और पूरे डेटा को आप कह सकते हैं कि पूरे डेटा की जानकारी हमें दे रही है, इसीलिए इसको डिस्क्राइबिंग डेटा के नाम से भी जाना जाता है। द मोस्ट कॉमन टाइप्स बीइंग मीन, मीडियन एंड मोड। आज का हमारा टॉपिक भी यही है दोस्तों, और ये बताना ज़रूरी है कि सेंट्रल टेंडेंसी के मोस्ट कॉमन मेजर्स अगर बात किए जाएं तीन, तो वो है मीन, मीडियन और मोड। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने पहले ही सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन्स के बारे में बात करी है पिछले वीडियोस में, तो आप ऊपर दिए गए प्ले कार्ड पे क्लिक करके उसके बारे में भी जान सकते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं अब इन तीनों मीन, मीडियन, मोड्स के बारे में। एक ब्रॉड जानकारी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि मीन, मीडियन, मोड होता क्या है। द मीन इज द एवरेज यू आर यूज्ड वेयर यू एड अप ऑल द नंबर्स एंड देन डिवाइड बाय द नंबर्स ऑफ नंबर्स। दैट मीन्स मीन जो है वो आपका, अगर आप एक लाइन में एक नंबर्स को आप श्रृंखला को नोट कर लें, लेट्स से किसी क्लास में बच्चों की हाइट है, तो आप उन नंबर्स ऑफ हाइट मेजरमेंट को आप एक जगह पे नोट कर लीजिए और जितने स्टूडेंट्स की हाइट है यानी कि जितने नंबर्स आ रहे हैं, जितनी अक्रेंस हो रही है, उसको अगर आप डिवाइड करें तो जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड एज मीन। इसको हम अधिक जानकारी में आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। मीडियन क्या होता है? द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ नंबर। यानी कि अगर एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई है, मीडियन जानने के लिए उसको सॉर्ट करना जरूरी है। तो जब आप उसे सॉर्ट कर लेते हैं, आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप लगाते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के फॉर्म में, आप उसके मिडिल पॉइंट को ढूंढते हैं और वो मिडिल पॉइंट बन जाता है आपका मीडियन। ऑड एंड इवन के केसेस में इसको निकालने का या कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग होता है, ये हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। बात करें अगर मोड की, तो मोड एक तरह से बहुत सिंपलेस्ट है इन तीनों में, और ये सिंपली ये बताता है कि ऐसा नंबर जो कि रिपीटेडली आया गया है, यानी अधिकतम मात्रा में जो नंबर किसी डेटा के अंदर आता है वो बन जाता है उस डेटा सेट का मोड। ये भी हो सकता है कि किसी डेटा के अंदर में मोड ना हो, और ये उस परिस्थिति में होगा जब सारी वैल्यूज एक एक होंगी, यानी कोई वैल्यू ऐसी नहीं है किसी डेटा सेट में जो रिपीटेड हो रही हो। उस केस में आप कह सकते हैं कि इस डेटा सेट के अंदर मोड नहीं है। तो ये तो हो गए हमारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तीन मेजर्स विच इज मीन, मीडियन एंड मोड की ब्रॉडर जानकारी। इसको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल स्टैंडिंग के हिसाब से हो। तो आइए एक एक करके इनको समझे। दोस्तों बात करें अगर मीन की, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के केस में एक हाइट मेजर लिया है, हाइट ऑफ बॉडी बिल्डर्स आप कह सकते हैं। तो हमारे पास कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7
7 बॉडी बिल्डर्स की हाइट है जो कि सेंटीमीटर्स में दी गई है, लेट्स से 150 सेंटीमीटर, 160 एंड सो ऑन, लाइक 180 सेंटीमीटर, ये हाइट है। हम इसका मीन जानना चाहते हैं, तो कैसे मीन जाना जाएगा ये पहले समझना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि मीन जानने के लिए आपको मेजरमेंट्स को एज अ न्यूमरेटर ऊपर लिखना पड़ेगा, और जब आप उसको ऊपर लिख लेंगे सारी मेजरमेंट्स को, उसके बाद में आप उसे डिवाइड कर दीजिए नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बेस पे। हमारे पास 7 बॉडी बिल्डर हैं दोस्तों, तो सातों बॉडी बिल्डर की आप हाइट को, मेजरमेंट्स को आप ऊपर लिख लीजिए न्यूमरेटर में, और डिवाइड कर दीजिए 7, बिकॉज 7 बॉडी बिल्डर्स की हाइट लिखी गई है यहाँ पे। जब आप इसको सिंपली डिवाइड करेंगे या कंप्यूट करेंगे, जो भी मेजरमेंट आपकी आएगी, विच इज 164.3 सेंटीमीटर इन दिस केस, दैट विल बी कॉल्ड एज अ मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। दोस्तों, ये जो मीन ऑफ डेटा सेट है, ये अर्थमेटिक मीन है। इट्स अ सिंपलेस्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग मीन। मीन के और 3 प्रकार हैं जो हम आगे स्लाइड में डिटेल में जानेंगे, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन वन विच इज अर्थमेटिक मीन, एंड इट विल वर्क इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जब हम बात कर रहे हैं मीन की, तो इसकी एडवांटेज और लिमिटेशन की अगर हम बात करें, एडवांटेज जैसा कि आपने अभी खुद ही देखा कि ये सारे डेटा सेट को कंसीडर करता है, यानी ये कोई वैल्यू को छोड़ता नहीं है। हमने 7 बॉडी बिल्डर्स की मेजरमेंट ली तो उसने सारों को ही कंसीडर किया है। इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। आपको सिर्फ मेजरमेंट्स को नोट करना है और डिवाइड करना है उनकी अक्रेंस से, एंड दैट विल गिव यू योर मीन ऑफ द डेटा सेट। ये वाइडली अंडरस्टूड, यानी इतना ज़्यादा ब्रॉडर अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी देश, किसी भी स्कूल में चले जाएं, मीन या एवरेज निकालना लगभग हर किसी को आता होगा। मोस्ट रिलायबल व्हेन द डेटा सेट इज लार्ज विद नो एबनॉर्मली एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि अगर आपका डेटा सेट बहुत बड़ा है और आपको उसका सेंटर जानना है, तो आप सिंपली इस फॉर्मेट के थ्रू उसका मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि वहाँ पे एबनॉर्मलिटीज या आउटलायर्स नहीं होने चाहिए और एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं होने चाहिए। इसको हम थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लिमिटेशंस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये इन्फ्लुएंस्ड रहता है बाय एक्सट्रीम वैल्यू इन द डेटा सेट, यानी कि अगर आपके डेटा सेट के अंदर एक्सट्रीम वैल्यू है तो उसका एवरेज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कैन यील्ड अ डेसिमल फिगर मे बी इनएप्रोप्रिएट, एग्जांपल 5.1%। जैसे कि हमने हाइट के केस में देखा 164.3 सेंटीमीटर, इस तरह से ये डेसिमल्स में भी वैल्यू देता है, जो कई केसेस में, मैं ये नहीं कहूँगा सब सिनेरियोज में, बट किसी किसी केसेस में ये शायद इनएप्रोप्रिएट लगे। इट्स लेस रिलायबल द स्मॉलर द सैंपल साइज, यानी कि सैंपल साइज अगर बहुत छोटा है दोस्तों, तो मीन निकालने का पर्पस नहीं रहता। डेटा सेट अगर बहुत बड़ा है तब आप कह सकते हैं कि इट इज़ मोर यूजफुल या पर्पसफुल, लेकिन छोटे डेटा सेट में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं लिमिटेड हो जाती है। आई होप आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कंटिन्यू करते हैं मीन के और समझते हैं इसके टाइप्स को। दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लेके आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपने हमारे पुराने वीडियोस को बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत शेयर किया, इसीलिए प्लीज़ इसको कंटिन्यू करिए और शेयर करिए उन सब स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम्स में अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर उन लोगों को जो कि एमएनसीज़ में काम करना चाहते हैं और स्टैटिस्टिक इज़ अ रोड ब्लॉक फॉर देम। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों वापस अपने टॉपिक पे। हम अब बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की। हमने पिछली स्लाइड में ऑलरेडी अर्थमेटिक मीन को समझ लिया है, एक और कॉन्सेप्ट से समझते हैं। अर्थमेटिक मीन दोस्तों सिंपल मीन या एवरेज भी कहलाता है। यहाँ पे अगर आप इस इमेज को देखें, यहाँ पे 4 बार्स हैं और उन 4 बार्स को मीन निकालने के लिए हमने डिवाइड किया है नंबर्स ऑफ बार्स से, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 विच इज 10, if divided by 4 which is the numbers of bars, it will give you 2.5, which will become the average or the mean of this particular data set. ये बहुत सिंपल था, अर्थमेटिक मीन निकालना हमने बात करी है। आप अगर इसमें एक और एंगल से अगर सोचें कि वेट की अगर बात करें दोस्तों, आप देखेंगे चारों बार्स की हाइट सेम है, यानी चारों बार्स की, चारों डेटा पॉइंट्स की अपनी एक वेटेज है जो कि इक्वल है इस केस में। इसीलिए अगर आप इसको मान लेते हैं कि टोटल जो 4 बार्स का नंबर है, लेट्स से दैट कम्स एट 1, तो अगर आप इसको इक्वली डिवाइड करें तो 4 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4 काइंड ऑफ वेट आएगा, यानी कि चारों बार्स का इक्वल वेट है, कोई एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ पे नहीं है। दोस्तों, इस तरह के सिनेरियो में जब आप
कैलकुलेट करते हैं मीन, तो ऑब्वियसली आपका मीन और वेटेड मीन में कोई फर्क नहीं आता, बिकॉज वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल द फोर्स डेटा पॉइंट, right? So if you see, the mean is 2.5 as well as the weighted mean is also coming 2.5. Weighted mean जो मैंने अभी टर्म यूज करी है which is the other type of mean, इसको आप डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे सिर्फ फोकस हमें करना था अर्थमेटिक मीन को समझने के लिए, और इस इमेज को ध्यान रखिएगा अगली स्लाइड में जाने से पहले। दोस्तों अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ मीन की विच इज वेटेड मीन। आज हम इस वीडियो में दो ही मीन को कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, विच इज अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड मीन। ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन क्यों नहीं कवर कर रहे? बिकॉज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में इसका बहुत पॉपुलर यूज नहीं होता है, बट हाँ मुझे लगा कि अर्थमेटिक एंड वेटेड मीन इज वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड वे ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों वेटेड मीन की अगर हम बात करते हैं तो वेटेड मीन जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड है इस तरह का जिसमें आप वेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको सम करते हैं। यानी कि अगर आपके सेम एग्जांपल हम लेते हैं, 4 बार्स हैं और बार नंबर 3 की अगर आप देखें तो हाइट बढ़ी हुई है, विच मीन्स उसकी वेटेज ज़्यादा है इस डेटा सेट में कंपेयर टू अदर 3 डेटा पॉइंट्स। यहाँ पे थर्ड बार की जो डेटा जो वेट दिया गया है वो है 0.7, आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे। बाकी सब डेटा पॉइंट्स का इक्वल वेट है विच इज 0.1, 0.1 एंड 0.1। सो एक डेटा पॉइंट का जो वेटेज है वो बढ़ा हुआ है और एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा हुआ है कंपेयर टू अदर डेटा पॉइंट्स। इस तरह के मीन को अगर आप अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो वो आपको सही रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा, वो उस एक्सट्रीम वैल्यू को भी कंसिडर कर देगा और आपका मीन बढ़ा हुआ दिखेगा। फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में या फिर सैलरी या फिर कॉस्ट काइंड ऑफ डेटा के अंदर ये बहुत मैटर करता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आप मान लीजिए 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 9 की सैलरी लगभग 50,000 पर मंथ है और एक इंसान की सैलरी जो है वो मान लेते हैं 5 लाख है। अगर आप इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे दोस्तों ये सही नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की सैलरी 5 लाख है वो पूरे डेटा सेट को इम्पैक्ट कर रहा है उसके हाई वेटेज की वजह से। इसीलिए ऐसे केस में उसका वेटेड मीन निकालना ज़रूरी है, जैसा कि हम यहाँ पे इस एग्जांपल में निकाल रहे हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप 0.1 इंटू 1, 0.1 इंटू 2, 0.7 इंटू 3 एंड 0.1 इंटू 4 को अगर आप कैलकुलेट करें, इन्हें प्लस करें, जो इनकी वैल्यूज आएंगी विच इज़ 0.1, 0.2, 2.1। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड डेटा पॉइंट की एक्सट्रीम वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 2.1 है, बाकी सबकी ऑलमोस्ट डेसिमल पॉइंट डेसिमल्स में है। तो इसका जो मीन बनता है फ्रेंड वो 2.8 है। आप अगर रिकॉल करें या फ्लैश में जाके जस्ट थोड़ी देर पहले की स्लाइड को दोबारा देखें, वहाँ पे जो मीन फ्रेंड्स आया था वो था 2.5। तो अर्थमेटिक मीन सेम डेटा सेट का 2.5 है, वेयर एज जैसे ही इसकी एक्सट्रीम वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा, इसकी वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा, तो आप देख रहे हैं वेटेज मीन जो है वो बढ़ गया है 2.8। राइट फ्रेंड्स, सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि वेटेड मीन जो है ये आपके एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से आपके एवरेज या मीन को प्रभावित करता है पूरे डेटा सेट को, और इट्स मोर अप्रोप्रिएट टू यूज दिस काइंड ऑफ वेटेड मीन कैलकुलेशन व्हेन यू हैव अ डेटा सेट वेयर इट हैज एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो वैल्यू। अगर वैल्यूज का वेट इक्वल है तो आप अर्थमेटिक मीन भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स मीन के केस में हम ये दो ही टाइप्स ऑफ मीन को कवर करने वाले थे। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर नहीं है, कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए एंड वी विल आंसर इट। बात करें अगर सेंट्रल टेंडेंसी की नेक्स्ट सेक्शन की विच इज मीडियन, तो मीडियन जो होता है फ्रेंड्स उसको निकालने के लिए हम सेम डेटा सेट को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको करना है वो है अरेंज द डेटा पॉइंट्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि जो हाइट्स है बॉडी बिल्डर्स की, पहले केस में वो रैंडमली लिखी हुई थी, आपको सबसे पहले इस हाइट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो 150 से लेके 160, देन 160 अगेन, 170, 155, इट वाज 180 एंड 175 था। इसको जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारी जो हाइट ऑफ बॉडी बिल्डर है वो 150 सेंटीमीटर से लेके द लास्ट डेटा पॉइंट विल बी 180 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स यहाँ पे अब आपको इसका मिडिल सेक्शन आइडेंटिफाई करना है, विच मीन्स
half of the data point should be on the lower side and half of the data point should be on the upper side of the separator, and that separator will be called as the median of this data set. यानी कि अगर हमारे पास में इस एग्जांपल में 7 डेटा पॉइंट्स है फ्रेंड्स, तो इसका मिडिल पॉइंट आप देख सकते हैं विल बी द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट साइड, विच इज द फोर्थ वैल्यू, दैट इज 160 सेंटीमीटर इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा सेट। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, व्हाट इफ वी हैव 8 बॉडी बिल्डर्स, तो उसका मीन क्या होता। दोस्तों ऐसे केस में आप जो आपका मिडिल सेक्शन आएगा यानी कि फोर्थ एंड फिफ्थ रीडिंग जो आएगी, आप उसको डिवाइड कर देंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे, दैट विल टेल यू द एवरेज यानी मीडियन ऑफ दिस डेटा सेट इन केस देयर आर 8 बॉडी बिल्डर्स। सो जो पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किया है वो ये है कि इफ द डेटा पॉइंट काउंट इज ऑड देन देयर इज वन सेंट्रल वैल्यू लाइंग ऑन द सेपरेटर व्हिच इज द मीडियन इटसेल्फ। इफ देयर आर इवन data points and the average of 2 points lying on either side of the separator, then you need to calculate the middle value of the section। दोस्तों अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन के एडवांटेज हैं, द एक्सट्रीम वैल्यू डू नॉट डिस्टॉर्ट योर डेटा, ये एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर रिलाई नहीं करता, एंड कैन बी मोर रिलायबल व्हेन देयर इज बंचिंग और क्लस्टरिंग। जब आपके पास में क्लस्टर होता है डेटा सेट का तो आप इस तरह के मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मीडियन का यूज कर सकते हैं। लिमिटेशंस की अगर बात करें तो ये लेस एक्यूरेट होता है कई बार फ्रेंड्स, इट्स नॉट वेरी वेरी एक्यूरेट, और ये रिलायबल नहीं होता ज़्यादा व्हेन योर डेटा सेट इज़ वेरी स्मॉल। जैसा कि मैंने मीन के केस में भी बताया था कि ये मीन एंड मीडियन ज़्यादा वर्क करेगा जब आपका डेटा सेट बहुत बड़ा है। दोस्तों बात करते हैं थर्ड और लास्ट सेंट्रल टेंडेंसी मेजर के बारे में, विच इज़ मोड। मोड इज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल दीज थ्री। इसको निकालने के लिए आपको सिर्फ उन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है जो कि रिपीटेड है, यानी कि अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें तो हाइट ऑफ बॉडी बिल्डर में बी और सी बॉडी बिल्डर की अगर आप हाइट देखें विच इज 160 सेंटीमीटर इज कमिंग 2 टाइम, रेस्ट ऑल द हाइट मेजरमेंट्स आर कमिंग 1 टाइम इन दिस डेटा सेट। इसलिए हमारा जो मोड बन जाता है इस डेटा सेट का वो है 160 सेंटीमीटर। तो 160 सेंटीमीटर विल बिकम द मोड ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। एडवांटेज की बात करें फ्रेंड तो मोड जो है सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर, ये डिस्क्राइब करता है ओवरऑल शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यूनी मॉडल और बाय मॉडल क्या होता है, इसको समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं, जब आपका एक मोड आता है विच इज 160 सेंटीमीटर इन दिस केस, दैट बिकम्स यूनी मॉडल। और जब आपके पास में दो वैल्यूज आती हैं मोड की, लेट्स से 170 भी 2 बार आता, तो हमारी 160 एंड 170 क्योंकि दोनों के नंबर सेम है 2, तो वो बाय मॉडल मोड बन जाता। लिमिटेशंस की बात करें दोस्तों तो लिमिटेड मैथमेटिकल वैल्यू एज मॉडल वैल्यू में रिप्रेजेंट एक्सट्रीम इन द डेटा सेट, क्योंकि ये आपके एक्सट्रीम वैल्यूज को जो कि बार बार आ रही है उसको पिक कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पे एक लिमिटेशन बन जाता है एवरेज के केस में। इट डज नॉट टेक अकाउंट द स्प्रेड ऑफ द वैल्यू विद इन द डेटा सेट। दोस्तों ये इस मोड का सारा फोकस जो है वो सिर्फ रिपीटेड वैल्यूज जो हाई नंबर्स में आ रही है उसको आइडेंटिफाई करने में है, तो बाकी डेटा पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं पे कम हो जाती है। आई होप आपको मीन मीडियन मोड के तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें। एक इंपॉर्टेंट स्लाइड जो अब देख रहे हैं हम विच इज प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ मीन मीडियन एंड मोड, वैसे तो मैंने डिटेल में बता दिया है लेकिन जस्ट क्विकली देखते हैं। मीन के केस में बात करते हैं पहले। प्रॉज यानी पॉजिटिव क्या है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड इट टेक्स ऑल द वैल्यूज इन अकाउंट, यानी कि ये पूरे डेटा सेट को अकाउंट करता है। मीडियन की बात करें फ्रेंड्स अगर पॉजिटिव चीज़, तो ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता। मोड की बात करें तो अगेन ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता, और ये एक तरह से कैटेगोरिकल या फिर नॉन न्यूमेरिकल डेटा में यूजफुल रहता है, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें नेगेटिव्स यानी कॉन्स की, तो मीन का कॉन जो है वो ये है कि ये आउटलायर या एक्सट्रीम वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड रहता है, जैसा कि हमने वेटेज मीन के केस में देखा था। अगर हम मीडियन की बात करें फ्रेंड्स तो ये ज़्यादा आई वुड से इट्स नॉट एज मच सेंसिटिव एज मीन, बट फ्रेंड्स कहीं ना कहीं पे आपको यहाँ पे थोड़ा कंप्यूटेशन ज़्यादा एफर्ट लगता है, बिकॉज आपको डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा सेंडिंग ऑर्डर में एंड देन आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, वेयर एज मीन जो है आप उसको रैंडम स्प्रेड डेटा में भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
मोड की अगर हम बात करें तो क्योंकि यूनी मॉडल और बाय मॉडल और मल्टी मॉडल हमने देखे थे सिनेरियोज, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं पे एक्यूरेसी को क्वेश्चन करता है, क्योंकि आपके मल्टीपल वैल्यूज निकल के आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के केस में जब आप मोड लेते हैं, और अगर यूनी मॉड नहीं है तो दोस्तों ये एक तरह से प्रॉज एंड कॉन्स थे जो कि डिबेटेबल है, बट आई एम थिंकिंग कि ये आपको जानना ज़रूरी है। और क्यों जानना ज़रूरी है? ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपके डेटा सेट के लिए कौन सा कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन अप्रोच ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, मीन, मीडियन या फिर मोड। फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपने नॉलेज चेक सेक्शन में। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, विच इज इफ द अर्थमेटिक मीन इज 12, यानी अगर मीन जो है, अर्थमेटिक मीन की हम बात कर रहे हैं, अगर वो 12 है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 20, यानी 20 ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन निकला 12, उस केस में आपका क्वेश्चन ये है कि आपको उसका सम बताना है कि उस डेटा सेट का सम कितना होगा। ऑप्शंस हैं ए 8, बी 20, सी 240, डी 560। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करिएगा और हम उस पे अपना कमेंट लिखेंगे। फ्रेंड्स, आने वाले सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल स्किल्स के लिए, तो चैनल ब्रेकिंग कोड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर प्लीज करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री एजुकेशन और नॉलेज का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।